स्कॉलरशिप बंद करने का षड्यंत्र करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुसूचित जाति की स्कॉलरशिप बंद करने का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति की स्कॉलरशिप बंद करने का कार्यस्थान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। अनुसूचित जाती आणि जनजातींना मिळणारी स्कॉलरशिप आज संकटात सापडलेली आहे आणि त्यानिमित्तानं सामाजिक आर्थिक समता संघ हे नागपूर शहरामध्ये आंदोलन करीत आहेत, धरणे आंदोलन एक दिवसीय। यात आमची भूमिका अशी आहे की आम्हाला हा प्रश्न पडतो की हे शासन जनतेचं आहे की खाली एका विशिष्ट वर्गाचं आहे। कारण शासन जे निर्णय घेतं ते एका विशिष्ट वर्गाच्या सोयीचे असतात, जनतेच्या सोयीचे नसतात। शासनाला नागरिक घडवायचे आहे, देशाचा विकास करायचा आहे की एका विशिष्ट वर्गाचा विकास करायचा आहे, हा संभ्रम आमच्या मनात निर्माण झालेला आहे। शासनाने जे डिसिजन घेतलं की 1944ला डॉक्टर बाबासाहेबांच्या अथक परिश्रमाने जी स्कॉलरशिप मिळाली आणि देशाचा एक खाली दबलेला तबका होता तो वर यायला सुरुवात झाली, देशामध्ये उत्कृष्ट दर्जाचे नागरिक घडायला सुरुवात झाली आणि ते एका विशिष्ट वर्गाला पाहणं होत नाही म्हणून की काय, जे सत्तेमध्ये बसलेले सत्ताधारी आहेत त्यांनी यांचं अहित कसं साधता येईल, अनुसूचित जाती जमातीचं जेवढं काही नुकसान करता येईल ते नुकसान कसं करता येईल यासाठी विशिष्ट क्लुप्त्या शोधून त्यांनी हा प्रयत्न चालवला आहे। 1944ला ज्यावेळेस स्कॉलरशिप सुरू झाली तर त्याला GOI स्कॉलरशिप म्हटलं जायचं, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कॉलरशिप म्हटलं जायचं आणि ती स्कॉलरशिप 100% केंद्र सरकार द्यायचं। त्यानंतर हळूहळू केंद्र सरकारने आपला वाटा कमी करत नेला आणि आता 14ला हे जे RSS प्रणित सरकार आलेलं आहे, या सरकारने मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणायचा प्रयत्न चालवला आहे। एक तर प्रायव्हेटायझेशन्स करून या देशातल्या सगळ्या सेक्टरमध्ये मागासवर्गीयांना जे आरक्षण मिळून नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळायचं ते कमी झालेलं आहे, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सोयी कमी झालेल्या आहे, नवीन शिक्षण प्रणालीमध्ये जो काही वाटा होता तो कमी होत आहे, त्यामध्ये त्यांना प्रवेश घेताच येऊ नये आणि शेवटी त्यांनी पाऊल जे उचललं आहे त्या शिष्यवृत्तीवर आलेलं आहे। आज जो काही समाजामध्ये वर्ग दिसतो आहे, इलाईट वर्ग दिसतो आहे, हुशार वर्ग दिसतो आहे, तो स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून पुढे आलेला आहे आणि ही जर स्कॉलरशिप बंद झाली तर समता या प्रिन्सिपलला धक्का लागतो आहे, स्वातंत्र्य या तत्त्वाला धक्का लागतो आहे, बंधुत्व या तत्त्वाला धक्का लागतो आहे आणि न्याय या प्रणालीला धक्का लागतो आहे। संविधानाची ही जी 4 प्रिन्सिपल आपण जागोजागी म्हणतो आहे, एकीकडे शासन संविधानाचा पुरस्कार करतं, अनेक ठिकाणी त्यांच्या तोंडून संविधानाची वाच्यता केल्या जातं, पण संविधानाच्या विरोधात त्यांची कृती आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते। या देशात जर समता आणायची असेल, समता प्रस्थापित करायची असेल तर जे रंजले गांजले आहेत, ज्यांना कित्येक वर्ष शिकू दिल्या गेलं नाही, त्यांना समाजातल्या अनेक गोष्टीपासून दूर ठेवलं, शासनाच्या कुठल्याच सामूहिक निर्णयामध्ये त्यांना सहभागी होऊ दिलं नाही, त्यांना जर सोबत आणायचं असेल, त्यांना जर एकत्रित आणायचं असेल, त्यांना जर पुढे आणायचं असेल आणि त्यांना जर ह्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घ्यायचं असेल तर ही स्कॉलरशिप बंद केल्या जाऊ नये आणि केंद्र सरकारचा जो वाटा आहे, जो केंद्र सरकार आता 10% नियोजित आहे, त्यांना प्रस्तावित आहे तो 10% करू नये, 40-60 हा रेशो कायम ठेवावा आणि या समाजाला, ज्या समाजाला त्यांच्या हक्कापासनं भारताचे नागरिक म्हणून दूर ठेवल्या गेलं, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यात मदत करावी। जय भीम, जय भारत। आज यहाँ पर नागपुर की तकरीबन 36 सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक सामाजिक समता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर ये धरने आंदोलन हम लोग यहाँ पर आयोजित किया है। इसके पीछे का मकसद ये है कि फ़िलहाल देश के केंद्र सरकार ने जो 1944 से जो भारत शासन शिष्यवृत्ति जो पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जो मिल रही थी और उसमें जो केंद्र सरकार का 60% शेयर था
और राज्य शासन का उसमें 40% शेयर था। केंद्र सरकार ने ये सारे राज्य को लिख कर दिया है कि हम लोग इसका 10% शेयर देंगे और बाकी 90% शेयर जो है वो राज्य शासन ने देना चाहिए। और 9 राज्य सरकारों ने ये लिख कर दिया कि हम लोग जो 90% शेयर है हम लोग दे नहीं सकते। इसका मतलब ऐसा साफ है कि केंद्र सरकार जो 40% शेयर देना है वो दे नहीं रही और उसे 10% करना चाहती है, और राज्य शासन जो है वो इस जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती। इसका मतलब ही साफ है कि ये भारत शासन की जो शिष्यवृत्ति अनुसूचित जाति जमाती के लड़कों को, विद्यार्थियों को जो मिल रही थी, वो उसे खत्म करने का ये सीधा सीधा षड्यंत्र है। मैं यह कहना चाहूँगा कि भारतीय राज्य घटना के कलम 15(4) में लिखा हुआ है कि देश का जो भी दुर्बल घटक है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जमाती हो, उनके शैक्षणिक उत्थान और विकास के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस देश के सरकार को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। लेकिन इसीलिए उसी कलम के तहत हम पूरे देश में जो है मागास वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रही थी। उसी कलम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को फ्रीशिप मिल रही थी, और जो भी शैक्षणिक सुविधाएं जो सारे शैक्षणिक संस्थाओं में जो मिल रही थी उसी संविधान के कलम के आधार पर मिल रही थी। क्योंकि ये कलम ये दर्शाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनके शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए इस तरह की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये सरकार की जिम्मेवारी है, और ये अनुसूचित जाति और जनजाति का ये मूलभूत अधिकार है। और ये जो मूलभूत अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार छीनने का ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है। ये आंदोलन शुरू करने का कारण ऐसा कि अभी हमें कुछ दिन पहले पता चला कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो स्कॉलरशिप आती है उसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा था वो 40% था और राज्य सरकार का हिस्सा 60% था। तो केंद्र सरकार ने वो हिस्सा 2019-20 में सिर्फ 11% दिया, और अभी ऐसा सुना है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ऐसी फाइल पड़ी है कि ये स्कॉलरशिप का जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो केवल 10% करने वाले हैं, और उसके विरुद्ध अगर वो 10% होता है तो राज्य सरकार को 90% हिस्सा देना पड़ेगा। और कई राज्य सरकारें ऐसी है कि वो स्कॉलरशिप 90% नहीं दे पाएंगी, तो इसका मतलब है कि ये स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। तो इसके लिए ये स्कॉलरशिप बंद अगर हो गई तो शेड्यूल ट्राइब के लोगों का पढ़ना लिखना जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी स्कॉलरशिप तो उन्हीं को मिलती है जो गरीब है, और जो गरीब है उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जो नौकरी पे है ठीक ठाक वो शायद अपने कुछ बच्चों को पढ़ा सकेंगे, लेकिन आज उनकी भी स्थिति ख़राब हो गई है, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि क्लास 1 ऑफिसर भी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा सकते। तो इसका मतलब ये लगता है कि केंद्र शासन ने ऐसा सोचा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पूरा शिक्षण बंद कर दिया जाए। नौकरी में रिजर्वेशन वैसे ही निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट सारी नौकरियां प्राइवेट में कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं बंद कर दे रही, शिक्षण बंद कर दे रहा, यानी इसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कोई पढ़ना नहीं चाहिए और कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये एक आंदोलन की शुरुआत है। दूसरा, IIT में टीचिंग स्टाफ में रिजर्वेशन नहीं देना, ऐसा एक कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है, और टीचिंग स्टाफ में तो रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको भी रिजर्वेशन नहीं देना, ऐसा उनका प्लानिंग है। इसलिए IIT में स्टूडेंट्स के लिए उसी तरह शिक्षकों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ये एक दूसरी मांग है, उसके लिए हमारा आंदोलन है। मैंने सुना है कि आप बड़ा आंदोलन करने वाले थे आज,
लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, क्या नहीं। मामला है? नहीं, जो उन्होंने बोला है कि कोरोना के कारण हम परमिशन नहीं दे सकते। अच्छा, बाकी के आंदोलन होते हैं उनको परमिशन? हाँ, वो जिसके शायद हम लोगों से ज़्यादा कोरोना होता होगा, ये हो सकता है। तो आपकी अगली स्टेप क्या रहेगी? नहीं है, आंदोलन जैसे ही थोड़ा रिलीफ हो जाएगा तो इसको डिफरेंट तरीके से वो आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने जो SC/ST का स्कॉलरशिप का अमाउंट जो बंद किया है वो एक बहुत ही घिनौनी चाल है, क्योंकि इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं जिनको अभी तक शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको अधिकार मिलने का कारण भी शिष्यवृत्ति है, स्कॉलरशिप है। क्योंकि स्कॉलरशिप ये गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, जब धनवान लोग नहीं हैं, और जिनको पढ़ाई का हक भी स्कॉलरशिप निकाल के ये सरकार ने निकाल रहा है। ये सरकार की जो नीति है, ये नीति हमारे समाज को, बहुजन समाज को दबाने की नीति है, SC/ST को शिक्षणहीन करने की नीति है। तो इसके लिए ये जो नीति सरकार अपना रही है, ये अपना वो जो उनका काम है वो यहाँ के केवल मुट्ठी भर लोग आगे रहेंगे और बाकी लोग सब नीचे रहेंगे, उनके दबे अछूत रहेंगे, शुद्र रहेंगे। ऐसी जो उनकी मंशा है वो बहुत ही घिनौनी मंशा है। मेरे ख्याल से सरकार ने और RSS का जो फंडा है कि इस देश का शिक्षण बंद करने की साजिश है, वो साजिश भी इससे मुखर होती है। क्योंकि शिक्षावृत्ति बंद करोगे, जो गांव से आने वाले लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, उनका शिक्षा का अधिकार निकालने की ये बात हो रही है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा लेना, पढ़ाई करना और कुछ नौकरी में स्थान मिलना, ये सब इससे बंद हो जाएगा और केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे नौकरी क्षेत्र रहेगा। ऐसा हमको लगता है कि इनको नौकरी क्षेत्र से बाहर निकालने का भी एक षड्यंत्र है, और इसलिए हम उसका मैं और हमारे जो बहुजन संघर्ष समिति है उसके तरफ से उस निषेध करता हूँ। और सरकार अपना जो रवैया है वो बदलेंगी, और क्योंकि नहीं तो पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आज मोदी सरकार का जो इस देश के शिक्षा के संदर्भ में जो रवैया है वो बहुत ही खतरनाक है। हम देखते हैं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई, और नई शिक्षा नीति लाकर उन्होंने इस देश की जो जातिगत आधार पर जो व्यवसाय पर, उस व्यवसाय को उन्होंने अधिक महत्व दिया, मातृभाषा को अधिक महत्व दिया। और आज हम देखते हैं कि जिस स्कॉलरशिप के आधार पर इस देश का आदिवासी, इस देश का अछूत, इस देश का जो भी पिछड़ा तबके का जो आदमी है वो पढ़ा। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से आज तक जो इस देश में जो निम्न समाज के लोगों का जो शिक्षा का विकास हुआ वो केवल और केवल स्कॉलरशिप के आधार पर हुआ था। इसके संदर्भ में ये जानना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के पहले इस देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध अंग्रेजों ने नहीं किया, इसका विरोध इस देश के ब्राह्मण लोगों ने किया। और उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा का जो अधिकार है ये केवल ब्राह्मण लोगों तक ही सीमित होना चाहिए। ज्योतिराव फुले इस देश का महान क्रांतिकारक, जिन्होंने अछूत और महिलाओं के लिए एक शिक्षा के द्वार खोले। शाहू छत्रपति महाराज, जिन्होंने जो ब्राह्मणेतर जो लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने शिक्षा का महत्व ध्यान में रखते हुए शिक्षा ये खुली होना चाहिए, और उसके साथ साथ शिक्षा लेने का सिर्फ अधिकार देने से काम नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार तो उनको चाहिए, उसके साथ साथ शिक्षा लेने के लिए जो साधन चाहिए,
फिर पैसा, किताबें, शाला, ये जो चीज़ें हैं ये चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1944 में स्कॉलरशिप चालू की थी। यानी इस देश में स्कॉलरशिप जो चालू की उसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। और फिर हम देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप चालू हुई। और ये जो स्कॉलरशिप चालू हुई, इस स्कॉलरशिप के कारण अछूत, आदिवासी और पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ने लगे। अभी हम और उस वक्त ये था कि जो स्कॉलरशिप का जो जिम्मेदारी है या स्कॉलरशिप के लिए जो फंड है, ये फंड देने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। और संविधान में भी यही है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सभी को शिक्षा मिले। और इसलिए ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के लिए जो फंड है, जो ग्रांट है, वो 100% पहले केंद्र सरकार देती थी और बाद में केंद्र सरकार ने उसमें बदलाव करके 60% केंद्र सरकार देती थी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अभी इसमें भी बदलाव लाने का उन्होंने मंसूबा रचा है। और अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ 10% ऑफ ग्रांट हम देंगे और 90% जो ग्रांट है ये ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट ने देना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव पीएम के ऑफिस में गया है। और इसलिए 7 राज्यों ने ये स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि हम राज्य स्कॉलरशिप का 90% जो भार है वो उठा नहीं सकते। ये स्कॉलरशिप जो है, ये स्कॉलरशिप का जो पैसा है उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। तो इसके खिलाफ जो यहाँ हम लोग निदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण ही यह है कि सरकार ये स्कॉलरशिप भी बंद करना चाहती है। सरकार का यदि ये स्कॉलरशिप नहीं देते हैं तो आपका क्या आगे का स्टेप क्या होगा? हमारा यह है कि इसके खिलाफ आंदोलन, ये जन आंदोलन, ये केवल बौद्धों का या अम्बेडकर लोगों का सवाल नहीं है। ये देश के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, आदिवासी हैं और जो पिछड़े लोग हैं, उन सभी के अस्तित्व का और सवाल है और उनके शिक्षा पर आघात हो रहा है। और इसलिए मैं सभी को ये गुजारिश करूँगा कि ये सवाल केवल अम्बेडकरवाद या बौद्धों का नहीं है। ये सवाल इस देश के सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज के बच्चों का सवाल है। और इसलिए यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में इस देश में फैलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और उस दृष्टि से हमारा ये प्रयास चल रहा है। थैंक यू।